कैसे हो बच्चों? मेरा नाम है अनी सिंह और हम लोग जुड़े हैं GVF स्कूल एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म के तहत। और आज हम करेंगे आपके क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बच्चों, हम लोग किसी भी चैप्टर की थ्योरी को पढ़ते हैं, जैसे आपने भी पढ़ा होगा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का पूरा थ्योरी आप लोग पढ़े होंगे। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप हमें इस वीडियो में कमेंट कीजिएगा, हम आपको ये क्लास दे देंगे, आपको कल या परसों ये हम आपको पढ़ा देंगे, ठीक है। लेकिन जो लोग पढ़े होंगे उनको लग रहा होगा कि उनके लिए ये है कि आप अगर ये MCQ क्वेश्चन मारते हैं तो आपको ये समझ में आएगा कि आपका थ्योरी पढ़ने का कितना फ़ायदा हो रहा है, आपको कितना समझ में आया। आपके एग्ज़ाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है तो आप कितने क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। थ्योरी पढ़ना ज़रूरी है, सिलेबस कवर करना ज़रूरी है, लेकिन क्वेश्चंस का जैसे आप कोई थ्योरी पढ़ें तो उस चैप्टर से आधारित प्रश्न उत्तर करना भी बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, MCQ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मैग्नीशियम रिबन को वायु के में जलाने से पहले साफ क्यों किया जाता है। हम लोग देखे थे कि मैग्नीशियम के फित्ते, हम लोग एक प्रयोग किए थे जिसमें हम लोग मैग्नीशियम के फित्ते को जलाए थे, जिससे हमें सफ़ेद और चमकीला प्रकाश प्राप्त हुआ था। तो हमने आपको उस समय ये भी बताया होगा कि मैग्नीशियम के फित्ते को साफ करने से पहले उसे जलाने से पहले उसे साफ किया जाता है। क्यों साफ किया जाता है? देखिए, मैग्नीशियम होता क्या है, ये दादा, देखिए मैग्नीशियम का क्या होता है कि ये जो होता है वो खुला रखा रहता है। तो ये क्या करता है कि वायु में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेता है, ठीक है। अब मैग्नीशियम के ऑक्साइड को जलाना बहुत ही क्या होता है, मुश्किल होता है, ये नहीं जल पाता है, ठीक है। तो इसीलिए इसको साफ किया जाता है। तो देखिए, पहला है धूल हटाने के लिए, दूसरा है ऑक्सीकरण परत हटाने के लिए, तीसरा है चमक बढ़ाने के लिए, चौथा है इनमें से सभी। देखिए, मैग्नीशियम को जलाने से पहले उसके ऑक्सीकरण परत को हटाने के लिए, ताकि इसके पास जो ये ऑक्सीजन है ये यहाँ से हम हटा सकें, इसलिए हम इसको साफ करते हैं। और इसको साफ करने के लिए एक केमिकल का प्रयोग करते हैं जिसका नाम है रेगमाल, ठीक है, याद रखिएगा रेगमाल, ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। रेगमाल का प्रयोग करके हम लोग क्या करते हैं, मैग्नीशियम के रिबन को साफ करते हैं। रेगमाल से मैग्नीशियम के रिबन को रगड़ा जाता है, रगड़ करके उसको साफ किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, बताइए इनमें से कौन ऊष्माशोषी अभिक्रिया का उदाहरण है। बताइए। चलिए एक एक करके समझते हैं। पहला है दहन अभिक्रिया। दहन, हम लोग दहन और ज्वाला में पढ़े थे, जब दहन की प्रक्रिया होती है तो हमें ऊष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है। ऊष्मा और प्रकाश क्या होता है, हमें प्राप्त होता है, यानी कि दहन के अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा और प्रकाश वो छोड़ता है, यानी कि छेपी है, ऊष्मा छेपी। हम लोग ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी पढ़े थे। वैसा अभिक्रिया छो कैसे लिखा था,
वैसा अभिक्रिया जो ऊष्मा उत्सर्जित करती है उसको हम ऊष्माक्षेपी कहते हैं, और जो ऊष्मा सोखती है, जिसको ऊष्मा की आवश्यकता होती है अभिक्रिया करने के लिए, उसको हम ऊष्मा शोषी कहते हैं। तो ये तो हमारा निकला ऊष्माक्षेपी, यानी कि ये हो गया हमारा गलत। दूसरा, श्वसन। हम लोग सांस लेते हैं तो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर जाती है और अभिक्रिया होता है, ठीक है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन को लेकर के क्या करता है, जैसे देखिए समझते हैं, पहला ऑप्शन समझ में आ गया, इसको मिटा दें। चलिए अब दूसरा समझते हैं। पहला हमने साबित कर दिया कि ये गलत है। श्वसन, श्वसन में क्या होता है कि हम लोग ग्लूकोज लेते हैं भोजन के रूप में, यही होता है ना। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग ग्लूकोज लेते हैं तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये क्या हो जाता है, टूट जाता है, और टूट के हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जल और क्या देता है, ऊष्मा देता है, ऊर्जा देता है, ठीक है, ऊर्जा देता है। तो ये भी क्या हुआ, छोड़ा, ऊर्जा को छोड़ा, ये है ना, यानी कि ये भी हमारा क्या निकला, ऊष्माक्षेपी निकला। ऊष्मा उत्सर्जित कर रहा है, ये ऊर्जा उत्सर्जित कर रहा है, यानी कि ये भी हमारा ऊष्माक्षेपी निकला, ये भी गलत हो गया। दोनों बिल्कुल नहीं, दोनों कैसे है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण है, दोनों नहीं है, दोनों तो गलत निकल गया, दोनों तो ऊष्माक्षेपी है, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। समझ में आया कैसे, अरे भाई इनमें से तीनों में से कोई हमें ऊष्मा शोषण कर ही नहीं रहा है, सब ऊष्मा छोड़ने वाला है, इसका मतलब कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है, रेडॉक्स अभिक्रिया, अभिक्रिया जब हम लोग पढ़ रहे थे तो हम लोग पढ़े थे कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अपचयन और उपचयन दोनों अभिक्रिया होती है उसे हम बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, यानी कि उसमें ऑक्सीजन का क्या होता है, ऑक्सीजन हटता है और हाइड्रोजन जुड़ता भी है, दोनों होता है। देखिए पहला रेडॉक्स केवल ऑक्सीकरण होता है, केवल ऑक्सीकरण होता है। दूसरा केवल अपचयन होता है। तीसरा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया में ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों होता है। चलिए इसको हम एक उदाहरण देकर के आप लोगों को समझाते हैं। जैसे देखिए हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है, हमारे पास क्या है, कॉपर का ऑक्साइड है CuO, ठीक है, और इसका हम अभिक्रिया करवा दे रहे हैं किससे, हाइड्रोजन से। तो ये बन क्या जाएगा, Cu बनेगा और H2O बनेगा। अब देखिए यहाँ जो है ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों अभिक्रिया हुआ है, कैसे, देखिए अपचयन हुआ है कि यहाँ से ऑक्सीजन हट गया, कॉपर के पास क्या था, ऑक्सीजन था जो कि हट गया, तो ऑक्सीजन का हटना क्या होता है, अपचयन होता है, तो यहाँ अपचयन अभिक्रिया भी हो गया है। और इसमें जो है हाइड्रोजन जो आके ऑक्सीजन से जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ा भी है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ गया, यानी कि यहाँ क्या हुआ है, यहाँ उपचयन हुआ है ना, उपचयन हुआ है। उपचयन को ही बोलते हैं ऑक्सीकरण, ठीक है, उपचयन और ऑक्सीकरण एक ही होता है। यानी कि हम लोग इस रिएक्शन में देखें कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों हुआ, कैसे हुआ ये भी समझे हम लोग। यहाँ देखिए कॉपर का क्या हुआ, अपचयन हुआ, और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीजन का जुटना ऑक्सीकरण और ऑक्सीजन का हटना अपचयन, ध्यान रहेगा। तो चलिए आशा करते हैं आपको ये प्रश्न समझ में आ गया होगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है, बताइए। हमारा पहला ऑप्शन है संक्षारण, दूसरा है उपचयन,
तीसरा ऑप्शन है दोनों, और चौथा है विस्थापन। बताइए। देखिए, लोहे पर जंग लगना हमने आपको क्लास में समझाया होगा, जब हम ये क्लास पढ़ रहे थे, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। हमने आपको बताया था कि क्या होता है कि लोहा जो होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में, देखिए जब हम आपको बताए थे कि एग्जाम्पल दे करके कि हम लोग क्लास जाते हैं, हमारा साइकिल बाहर लगा रहता है और वो पानी से भीग जाता है, ठीक है, उसके बाद वो ऑक्सीजन से रिएक्शन करके उसमें जंग लग जाता है, इसलिए हम लोग जैसे ही बारिश आता है जल्दी जल्दी अपना साइकिल हटाने लगते हैं। तो ये क्या कर रहा है, लोहा जो है वो ऑक्सीजन से ऑक्सीजन की उपस्थिति में जल से रिएक्शन कर रहा है और बना ले रहा है Fe2O3। यही तो होता है बच्चों जंग। और इसके साथ यहाँ कुछ जल के कण ये बनाता है, यही तो होता है जंग। तो इसमें क्या होता है, पहला संक्षारण, बिल्कुल संक्षारण होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि लोहा में जंग लगने से लोहा का वजन घटता है या बढ़ता है, तो आप बताएंगे लोहे का वजन घटता है, ठीक है। संक्षारण, उसका क्षरण होता है, उसका नाश होता है, क्षरण होता है। बोल सकते हैं कि लोहे का क्या होता है, लोहे का कम होता है, उसका वो वजन कम हो जाएगा अगर उसका क्षरण हो जाएगा तो, ठीक है। और उसका उपचयन भी होता है। उपचयन मतलब देखिए यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन का जुड़ना, अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोग पढ़े थे कि ऑक्सीजन जुड़ने का मतलब है उपचयन हुआ। तो यहाँ लोहे का जंग लगा तो लोहे का संक्षारण भी हुआ और लोहे का उपचयन भी हुआ। लोहा ऑक्सीजन से जुड़ा तो लोहे का उपचयन भी हुआ, यानी कि ये दोनों हो रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। समझ में आया? चलिए अगले प्रश्न को करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता किसके उपचयन के कारण होती है? विकृत गंधिता कहाँ होता है बताइए, किसके उपचयन के कारण बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको। विकृत गंधिता जो होता है, मतलब विकृत गंधिता का अर्थ होता है गंदा स्मेल। हम लोग कभी कभी अपने किचन में जाते हैं तो बहुत गंदा स्मेल करता है, उसे ही बोलते हैं विकृत गंधिता। तो वो जो होता है, जैसे हमारा खाना जो है ना वो स्मेल करने लगता है, हम सुबह बनाते हैं उसको शाम में खाते हैं तो वो महकने लगता है ना। तो वो होता है वसा और तेल के कारण। हमारे सब्जियों में, हमारे खाना में जो वसा डला रहता है, जो तेल डला रहता है, उसी के कारण भोजन जो है वो खराब होता है। अक्सर हम ऐसा भोजन जिसमें हम तेल वगैरह का उपयोग नहीं करते हैं वो ज़्यादा देर तक सही होता है। जैसे चावल में हम लोग वसा तेल नहीं डालते हैं तो वो सब्जी की अपेक्षा ज़्यादा देर तक सही रहता है, खराब नहीं होता है ना। तो विकृत गंधिता का कारण है वसा और तेल, जो वायु की उपस्थिति में उपचयन कर लेता है। वायु से रिएक्शन, वसा और तेल में वायु जाके जुड़ जाता है। उपचयन का मतलब वायु का जुड़ जाना, तो उपचयन की अभिक्रिया कर लेता है जिसके कारण ये स्मेल करने लगता है। जैसे ही देखिए, जैसे ही वसा और तेल ऑक्सीजन से जुड़ेगा, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि इसका फैटी एसिड एक होता है, याद रखिएगा क्या होता है, फैटी एसिड। ये जो है ना टूटने लगता है, टूट जाता है और इसी के कारण ये बदबू करने लगता है। और इसको बचाने के लिए हम एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं जिससे कि ये ऑक्सीजन से नहीं जुड़ सके। एंटीऑक्सीडेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे एंटीऑक्सीडेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस का, ठीक है। चिप्स वगैरह के पैकेट में डाला रहता है जिसकी वजह से वो चिप्स भी तो तेल से बना है, तेल से उसको तला गया है तो उसमें डाला रहता है जिसकी वजह से वो खराब नहीं होता है। तो चलिए करते हैं हम अपना अगला प्रश्न।
देखिए हमारा अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का क्या कारण है? रासायनिक समीकरण को हम संतुलित क्यों करते हैं? तो हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कारण क्या है, बताइए जल्दी 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 बताइए। देखिए हम बताते हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने का कारण है द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करना। हम द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, क्योंकि हमने द्रव्यमान संरक्षण के सिद्धांत में पढ़ा था कि जब जितना वजन अभिकारक का होता है उतना ही वजन उत्पाद का होना चाहिए, यानी कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ का जितना द्रव्यमान होता है, बनने वाला जो उत्पाद होता है उसका भी द्रव्यमान उतना ही होना चाहिए। इसीलिए हम समीकरण को संतुलित करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास है हाइड्रोजन गैस, ठीक है, और इसका हम रिएक्शन करवाते हैं ऑक्सीजन गैस से, करवाते हैं हाइड्रोजन गैस का ऑक्सीजन करवाते हैं हम ऑक्सीजन से, तो बनता क्या है H2O, H2O बनता है। अब हम इसको संतुलित करते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, यहाँ हाइड्रोजन के 2 अणु हैं, लेकिन ये ऑक्सीजन 2 था तो 1 ही रह गया। इसका अनुपात हमेशा 1:8 होना चाहिए, तो ये तो सही है। द्रव्यमान का अनुपात इसका है 1:8 नहीं है, है ना? तो इसलिए हम इसको संतुलित कैसे करेंगे, देखिए हमने ये भी सीखा था बच्चों। हम देखिए क्या करेंगे कि इसको यहाँ 2 दे देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन हमारा 2 हो गया, यहाँ भी ऑक्सीजन 2 है, हो गया। लेकिन ये जो 2 है ये दोनों के साथ है, यानी कि हमारा हाइड्रोजन हो गया 4, लेकिन इधर तो हाइड्रोजन 2 ही है, तो यहाँ भी इसको हम 2 दे देंगे। अब हो गया हमारा समीकरण संतुलित, बिल्कुल संतुलित हो गया। यहाँ हाइड्रोजन 4 अणु, यहाँ ऑक्सीजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 4 और ऑक्सीजन 2 हो गया। और इसका रेशियो निकालिएगा तो आपको फिर भी रेशियो वो 1:8 वाला ही मिलेगा। तो द्रव्यमान के संरक्षण के सिद्धांत को फॉलो करने के लिए, उसको पालन करने के लिए हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन आपसे छूटना नहीं चाहिए कि हम रासायनिक समीकरण को संतुलित क्यों करते हैं, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए, ठीक है। ये प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये बहुत आसान है, ये तो 8th क्लास के बच्चों को हम बताए हैं, बताइए जल्दी। जल का विद्युत अपघटन, अपघटन 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 क्या होता है? अपघटन कर रहे हैं हम। चलिए देखते हैं, हमारे पास है क्या, हमारे पास है जल, जल को हम तोड़ेंगे आज, ठीक है। हमारे पास है जल यानी कि H2O। अब इसको हम क्या करेंगे, विद्युत अपघटन, क्या कर रहे हैं, विद्युत अपघटन कर रहे हैं, यानी कि इसको हम तोड़ रहे हैं। तो तोड़ने के बाद हमको क्या मिलता है, हमें मिलता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जल का विद्युत अपघटन करते हैं तो ये टूट जाता है और टूट के बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और हमने अभिक्रिया के प्रकार में पढ़ा था कि किसी अभिक्रिया के अवकारक को टूट करके 2 अलग अलग उत्पाद में विभक्त हो जाना या 2 से अधिक, उसको हम वियोजन अभिक्रिया कहते थे। यानी कि यहाँ जल का क्या हो रहा है, वियोजन हो रहा है। जल के जो दोनों अणु हैं, हाइड्रोजन के अणु और ऑक्सीजन के अणु, ये दोनों अलग हो रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, वियोजन हो रहा है इनका, ठीक है। तो जल का विद्युत अपघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है। संयोजन अभिक्रिया हम लोग पढ़े थे क्या, कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों संयोग कर रहा है, जुड़ रहा है, और जुड़ के बना रहा है
जल। तो ये हमारा था संयोजन अभिक्रिया। और विस्थापन अभिक्रिया में हम पढ़े थे कि कोई एक ज्यादा क्रियाशील जो तत्व होता है वो क्या करता है कि दूसरों को हटा के उसका स्थान ले लेता है, विस्थापित हो जाता है वो। जैसे देखिए, जैसे इसमें हम पढ़े थे कि हमारे पास है CuO प्लस H2, तो H2 से नीचे आता है सक्रियता श्रेणी में कॉपर, तो ये क्या करता है कि इसको हटा देता है, अकेले कर देता है और Cu को अकेले छोड़ के खुद ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर लेता है। तो ये विस्थापन अभिक्रिया हुआ कि ऑक्सीजन यहाँ से विस्थापित होकर यहाँ पहुंच गया। ये था हमारा विस्थापन अभिक्रिया। और उपचयन, उपचयन तो हमने ऊपर ही बताया, ये तो हम बताएंगे नहीं। ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, उपचयन इसमें भी हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। उपचयन इसमें भी हुआ है, यहाँ ऑक्सीजन जुड़ा है, ठीक है। तो ये था हमारा जल का विद्युत अपघटन। कौन सा अभिक्रिया था? वियोजन अभिक्रिया था, ठीक है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है सिल्वर क्लोराइड। सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश के प्रभाव से विघटन किस प्रकार की अभिक्रिया है? बताइए। सिल्वर क्लोराइड को हम तोड़ने वाले हैं। चलिए, हम तो तोड़ेंगे ही, लेकिन पहले आप लोग तोड़िए। जल्दी 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 तोड़िए, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए हम तोड़ते हैं। देखिए, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश के प्रभाव में, सिंपल, कुछ नहीं सोचना है, सीधा हमको यहाँ प्रश्न में दिख रहा है कि प्रकाश का प्रभाव होना चाहिए। अरे भाई, अगर हम प्रकाश के उपस्थिति में कर रहे हैं यानी कि वो प्रकाश रासायनिक वियोजन है। सिल्वर क्लोराइड को हम किस में तोड़ रहे हैं? क्या हम उसको क्या उसको हम वो दे रहे हैं, इलेक्ट्रिक तो उसमें नहीं प्रवाहित कर रहे हैं, है ना। तो विद्युत रासायनिक वियोजन तो होगा नहीं, विद्युत का प्रवाह हम कर रहे हैं। कहाँ लिखा हुआ है सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश के प्रभाव में विघटन? तो नहीं बोला गया कि उसमें हम विद्युत दे रहे हैं। तो ये तो गया भैया, कहाँ, तुमने तो विद्युत दिया ही नहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? उसमें वियोजन, इसमें उष्मा नहीं निकलता, उष्मा दिया जा रहा है, इसको दिया जा रहा है प्रकाश। यहाँ प्रश्न में ही दे दिया है सिल्वर क्लोराइड का प्रकाश के प्रभाव में, प्रकाश के प्रभाव में, तो प्रकाश रासायनिक वियोजन। अगर विद्युत देते तो विद्युत रासायनिक वियोजन, अगर उष्मा से तोड़ते तो उष्मा वियोजन होता। तोड़ने के लिए हम जिस चीज का प्रयोग करेंगे वो अभिक्रिया उसके नाम पर आएगी। तो यहाँ हम सिल्वर क्लोराइड को तोड़ने के लिए प्रकाश का प्रयोग किए हैं, यानी कि ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है। चलिए हम इसको भी समझते हैं। सिल्वर क्लोराइड है हमारे पास, AgCl, यही है ना, सिल्वर क्लोराइड है AgCl, और इसको हमें क्या करना है? तोड़ना है। किस चीज की उपस्थिति में? प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट। यहां हम लिख सकते हैं सनलाइट। सनलाइट की उपस्थिति में हम इसको तोड़ रहे हैं, तो ये बनता है हमारा Ag प्लस Cl2, ठीक है, Ag प्लस Cl2, ठीक है। इसको संतुलित कर लीजिएगा आप लोग। चलिए, अब हम लोग पढ़ेंगे लोहे के कील को डुबाएंगे। अब हम करेंगे क्या कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर क्या होता है। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न पूछे तो ये जैसे जैसे बोलता जाए वैसे वैसे करते जाएंगे। पहला क्या बोला? लोहे की कील को, रुक जाइए, सबसे पहले ये बोलता है कि लोहे की कील को, तो हमारे पास है लोहा। चलो, कॉपर सल्फेट के विलयन में हम लोग डुबाते हैं।
कॉपर सल्फेट का हम विलयन ले लिए और इसको डुबाने का मतलब है कि इन दोनों का रिएक्शन करवा दिए। तो इसके बाद क्या होगा, तो देखिए हम लोग जानते हैं कि कॉपर जो है वो सक्रियता श्रेणी में फेरस से नीचे आता है। कॉपर तो हाइड्रोजन से भी नीचे आता है, फेरस तो बहुत ऊपर है, तो फेरस से नीचे आता है। तो फेरस क्या बोलेगा, भैया तुम काफी कमजोर हो, तुम यहाँ से खिसको, निकलो यहाँ से, और इसको हटा देगा। अक्सर जो मजबूत व्यक्ति होते हैं ना, वो कमजोर व्यक्ति को बोलता है तुम यहाँ से निकलो, ये मेरा जगह है। क्लास में भी ऐसा होता है, आपसे जो बहुत मजबूत स्ट्रांग, जिसका स्कूल में पैरवी वगैरह चलता हो, जिसके पिताजी टीचर वीचर हो और उसको बहुत ज़्यादा महत्व मिलता हो स्कूल में, तो वो क्या करेगा, बोलेगा इस बेंच पर हम ही बैठेंगे। अगर कोई दूसरा आके बैठ गया तो बोलेगा तुम यहाँ से निकलो, ये मेरा जगह है। वही हाल है यहाँ। ये जो फेरस है वो बहुत ही सक्रियता श्रेणी में कॉपर से ऊपर है, तो ये कॉपर को बोलता है कि भाई तुम निकलो, और खुद जा करके सल्फेट के साथ बैठ जाता है और बना लेता है फेरस सल्फेट, और कॉपर बेचारा अकेले रह जाता है। तो देखिए लोहे की कील में कॉपर सल्फेट के विलयन डुबा दिए तो क्या बना, लोहा कॉपर को विस्थापित करता है। लोहा कॉपर को विस्थापित किया, बिल्कुल सही। लोहा कॉपर को हटा दिया तो विस्थापित किया, बिल्कुल सही। कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है, बिल्कुल सही। कॉपर सल्फेट का रंग बदल जाता है। जब ये अभिक्रिया होता है तो कॉपर सल्फेट का रंग नीला रंग का हो जाता है। ये विलयन कैसा मिलता है, नीला। जैसे ही ये कॉपर सल्फेट ये होता है, ये नीला हो जाता है, ठीक है। देखिए ये जो होता है वो नीले रंग का होता है, ठीक है, और यहाँ जाके ये भूरे रंग का एक परत बन के इसके ऊपर बैठ जाता है, ऊपर बैठ जाता है ठोस अवस्था में, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अवक्षेप के रूप में ये बैठ जाता है। कॉपर का अवक्षेप इसमें बन जाता है, ठीक है। तीसरा है लोहे की कील पर कॉपर की परत चढ़ जाती है, बिल्कुल सही। यहाँ लोहे की जो कील है उस पर कॉपर का परत चढ़ जाता है, कॉपर जो है वो ठोस अवस्था में जाकर उसके ऊपर बैठ जाता है। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, इनमें से सब सही है। चलो 9वां प्रश्न सॉल्व करते हैं। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, ऊपर हमने ये देखा था, ऑप्शन में था ना श्वसन। श्वसन क्या होता है, श्वसन में क्या होता है हमने बताया था ऊपर, फिर से नहीं बताएंगे। श्वसन में क्या होता है कि ग्लूकोज और जल के उपस्थिति में ग्लूकोज जल और ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और ऊर्जा उत्सर्जित करता है। तो जहां भी उत्सर्जित किया, छोड़ा, छोड़ने का मतलब है छेपी, छोड़ रहा है, तो ये क्या है, श्वसन एक उष्मा छेपी अभिक्रिया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, उष्मा छेपी अभिक्रिया है। ए दादा, चलिए 11 नंबर प्रश्न बताइए, कौन सा यौगिक सफेदी करने में प्रयुक्त होता है। चलिए देखते हैं, निम्न में से कौन सा यौगिक सफेदी करने में प्रयुक्त होता है। हम लोग किस चीज से सफेदी करते हैं बताइए। कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड से होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को हम लोग बोलते हैं सूखा चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बूझा चूना, भीगा हुआ चूना, बूझा हुआ चूना बोलते हैं इसको। कैल्शियम कार्बोनेट या फिर सोडियम क्लोराइड। देखिए बच्चों, हम लोग अपने घर में घर की पुताई होते हुए देखे होंगे आप लोग। होता क्या है कि हम लोग चूना लेकर के आते हैं और जिस दिन चूना से पेंट करना होता है उसके एक रात पहले ही शाम में हम चूना को भीगने के लिए रख देते हैं, ठीक है। और भीग करके जो कैल्शियम ऑक्साइड, जो सूखा चूना है, वो जल से अभिक्रिया कर लेता है
और अभिक्रिया करके बना लेता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भींजा हुआ चूना वो बन जाता है, बुझा हुआ चूना बन जाता है, और इसी से हमारे घर की पुताई की जाती है। ठीक है, यानी कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से हमारे घर की पुताई की जाती है, बुझे हुए चूने से हम लोग अपने घर की पुताई करते हैं। आपके लिए एक प्रश्न है, आप ये बताइए कि हमारे घर की जब पुताई चूने से की जाती है तो उस पर लाइट 1 या 2 दिन बाद क्यों आता है? आप घर में बोलते सुने होंगे लोगों को कि 2 दिन बाद देखना ना एकदम मस्त लाइट आ जाएगा। तो वो 2 दिन बाद लाइट क्यों आता है, 1-2 दिन बाद क्यों आता है? जिस समय पुताई किया जाता है उस समय लाइट नहीं आता है, 2 दिन बाद आता है। इसके पीछे का कारण आप लोग हमें बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो फिर हम अगले क्लास में बता देंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है? लो, ये प्रश्न तो यहीं आ गया, अब हमें बताना ही पड़ेगा। देखिए, हमने जो आपसे अभी प्रश्न पूछा वही प्रश्न आ गया है। इसका सही आंसर होगा कैल्शियम कार्बोनेट। देखिए, पिछले प्रश्न में हम लोग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से पुताई किए थे। ठीक है, और पुताई करने के बाद क्या होता है कि जो दीवार हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मौजूद है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे अभिक्रिया कर लेता है और अभिक्रिया करके बना लेता है क्या? CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, CaCO3 बना लेता है और उसके बाद फिर ये कैल्शियम कार्बोनेट चमकीला होता है, बहुत ज़्यादा दूधिया सफ़ेद होता है वो, तो इसीलिए पुताई करने के 2 दिन बाद हमारे दीवार में बहुत ज़्यादा चमक आ जाती है, वो दूधिया कलर का हो जाता है। तो प्रश्न क्या है कि कौन सा पदार्थ है वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है? तो वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, ये आप कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया संक्षारण का उदाहरण है? ये ऊपर भी कर चुके हैं, बताइए। संक्षारण, लोहे पर जंग लगना, दूसरा चांदी का काला पड़ना, तीसरा तांबे पर हरी परत चढ़ना, चौथा उपरोक्त सभी। हमें तो लगता है, बताइए क्या होगा जल्दी। देखिए, हम इसको भी समझते हैं। देखिए, हम लोग अपने ऊपर पढ़े थे कि लोहे पर जंग लगना एक संक्षारण का अभिक्रिया है। लोहे पर जंग लगना संक्षारण है, ये बहुत बार बता चुके हैं, तो इसको तो हम एक्सप्लेन करने वाले नहीं है। ये एक संक्षारण की अभिक्रिया कैसे है ये हम ऊपर बताए हैं। अब दूसरा देखिए, चांदी का काला पड़ना। देखिए, चांदी करता क्या है ना कि सल्फर से रिएक्शन करके ये काला बन जाता है। ठीक है, तो ये बना लेता है Ag2S। ठीक है, ये सल्फर से अभिक्रिया करके काला बन जाता है, यानी कि इसका यहाँ क्या हो रहा है? संक्षारण हो रहा है, इसका भी संक्षारण होता है। अब देखिए, ये जो तांबा है, ठीक है, तांबा यानी कि कॉपर का कुछ भी ले लीजिए, जैसे कॉपर कार्बोनेट है। ठीक है, तो ये क्या करता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से अगर इसका अभिक्रिया हो जाए तो इस पर हरी पत्ती, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ तो इस पर एक हरा रंग का परत चढ़ जाता है। ये हरा रंग का एक परत चढ़ जाता है जिसकी वजह से इसका भी संक्षारण होता है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इन सभी का संक्षारण होता है। यहाँ तांबे पर भी तांबे का एक
ऑक्सीजन की उपस्थिति में ये अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में, और ये हरे रंग का एक परत बना लिया, यानी कि तांबे का भी क्षरण हुआ। चांदी क्या करता है, सल्फर से रिएक्शन करके इसका भी क्षरण हो जाता है। और ये तो हम लोग लोहे का जंग लगना देखे ही थे, जल और ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया करके इसका क्षरण होता है। तो इनमें से सभी का क्षरण होता है। हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, ये तो हमने पहले ही करा, ये तो हम लोग कर चुके हैं। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विकृत गंधिता के कारण बनती है? ये ऊपर ही हम लोग कर चुके थे, वसा और तेल के उपचयन के कारण ये होता है। इसमें वसा और तेल के उपचयन के कारण विकृत गंधिता यानी कि गंदा स्मेल करता है, और ये जो है ना कार्बोसिलिक एसिड बनाता है, कार्बोसिलिक एसिड बना लेता है, जो कि बहुत ही ज्यादा बदबूदार होता है। ये हमने ऊपर भी बताया था। चलिए निम्नलिखित में से कौन सही ढंग से संतुलित समीकरण है? बताइए, चलिए बताइए कौन सा सही समीकरण है? पहला है H2 प्लस O2H2। अरे भाई साहब, यहाँ हाइड्रोजन 4 दिख रहा है हमें, और यहाँ हाइड्रोजन 2 ही दिख रहा है, तो ये तो हो गया गलत। यहाँ नाइट्रोजन 2 दिख रहा है, और यहाँ हाइड्रोजन 6 है। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 6 है, यानी कि ये है हमारा सही। यहाँ फेरस 1 है, यहाँ फेरस 1 है, यहाँ Cl2 है, यहाँ Cl2 है। भाई साहब ये भी सही है। बताइए, बिल्कुल गलत है, ये सही नहीं है, क्योंकि FeCl2 Fe2Cl3 होना चाहिए था, Fe2Cl3 होना चाहिए था। देखिए Fe का 3 होता है संयोजकता, और Cl का 2 होता है, ये ऐसे आपस में जुड़ता है, मतलब ऐसे इसे लिखा जाता है, तो ये हो जाता है Fe2Cl3 होता ना, तो यानी कि ये भी गलत है। अब देखिए यहाँ ये 2K है, Cl भी 1 है, O को 3 होना चाहिए था, लेकिन O जो है वो 2 ही है, यानी कि ये भी गलत है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, कहीं कैसे सही हुआ ये हमने जांच कैसे किया, ये हमने आपको बताया था जब हम ये समीकरण संतुलित करना इसमें सीख रहे थे। चलिए, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, यानी कि ऊष्मा लेती है, देती नहीं है, क्षेपी? देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को जब तोड़ा जाता है तब क्या होता है, इसे ऊष्मा की आवश्यकता होती है, ये ऊष्मा लेता है, यानी कि माइनस हीट होता है, यहाँ माइनस हीट होता है। ठीक है, जब ये भी अमोनियम क्लोराइड को भी तोड़ा जाता है तो अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनता है, और ये इसे भी तोड़ने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। लेकिन जब कार्बन को और ऑक्सीजन को ऐड किया जाता है, संयोजन किया जाता है इसका, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और साथ में ये ऊष्मा भी छोड़ती है, उत्सर्जित करती है, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, C+O2। कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ऊष्मा उत्सर्जित करेगा। ठीक है, इसे भी ऊष्मा की आवश्यकता होती है, तो ये गलत था। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया ऊष्मा शोषी है? ऊष्मा शोषी है, लेती है ऊष्मा, बताइए। देखिए ऊष्मा शोषी है, ये भी ऊष्मा छोड़ती है। मीथेन जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो कार्बन डाइऑक्साइड ऊष्मा के रूप में ही छोड़ता है, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ वो हीट के रूप में ही छोड़ता है।
ठीक है। जब हाइड्रोजन का ऑक्सीजन से अभिक्रिया होता है तो जल बनता है और साथ में हीट भी, सॉरी उष्मा भी क्या होता है, वो छोड़ता है। और ये तो हम लोग ऊपर ही देखे थे, उष्मा छोड़ता है ये। देखिएगा जब आपके यहाँ चूरने में पानी मिलाया जाता है तो पहले बुड़ 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 करता है, उसके बाद फिर क्या होता है कि उससे ऊर्जा निकलता है, ठीक है। तो यानी कि ये भी उष्मा छोड़ता है। लेकिन बेरिलियम हाइड्रोक्साइड का जब अमोनियम क्लोराइड से अभिक्रिया करता है तो इसे यहाँ अभिक्रिया करने के लिए हीट की आवश्यकता होती है। यहाँ अभिक्रिया करने के लिए इसे उष्मा की आवश्यकता होती है और तब ये उष्मा से ही टूट जुट के और बनता है बेरिलियम क्लोराइड और अमोनिया और जल, ठीक है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया उपचयन अपचयन नहीं है, यानी कि कौन ऐसा अभिक्रिया है जिसमें दोनों अभिक्रिया एक साथ नहीं हो रहा है। कह सकते हैं कि निम्न में से कौन रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। चलिए हम लोग ऊपर पढ़े थे रेडॉक्स अभिक्रिया, उसमें हमने यही एग्जाम्पल दिया था और हमने इसे एक्सप्लेन किया था, तो ये तो हुआ गलत, क्योंकि ये रेडॉक्स अभिक्रिया है और हमसे पूछ क्या रहा है, कौन रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है। तो ये हमारा रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ कॉपर का अपचयन हुआ है और हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ जिंक का अपचयन हुआ है। देखिए जिंक का उपचयन हुआ है, ऑक्सीकरण हुआ है, ऑक्सीजन हटा है और कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी कि ये भी रेडॉक्स है, यानी कि ये भी गलत हो गया, ठीक है। अब देखिए तीसरा है ये दादा, यहाँ तो हाइड्रोजन नाइट्रोजन, यहाँ तो कोई हाईली नहीं है ना, तो ये हमारा गलत है, ये हमारा सही है। मतलब ये इस रेडॉक्स अभिक्रिया नहीं है, इसमें कहीं भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन का संयोजन वियोजन नहीं हुआ है, किसी के साथ ये स्थापित विस्थापित नहीं हुआ है, इसमें भी हुआ है, इसलिए ये भी हमारा गलत है। ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ आके जुड़ गया है, पीबीओ से जुड़ गया है, ठीक है। पीबी के पास ये था लेकिन ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, तो इसमें दोनों हुआ है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोने पर क्या होता है, ये तो ऊपर ही हमने देखा था, बताइए जल्दी जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। देखिए हम लोग देखे थे लोहे की कील में कॉपर सल्फेट को किए थे, देखिए लोहा की कील है, ठीक है, कॉपर सल्फेट से इसको अभिक्रिया करवाएं, बना क्या, बन गया हमारा फेरस सल्फेट और कॉपर। कैसे बना ये हमने आपको बताया था। तो देखिए पहला, विलयन का रंग नीले रंग हल्का हो जाता है। देखिए ये जो नीले रंग का विलयन होता है, कॉपर सल्फेट का विलयन किस रंग का होता है, नीले रंग का होता है। अभिक्रिया करने के बाद फेरस सल्फेट का जो विलयन का रंग होता है वो हल्का नीला हो जाता है। ध्यान रखिएगा, यहाँ कॉपर सल्फेट पूरा नीले रंग का होता है, पूरा नीला होता है ये, लेकिन जब यहाँ फेरस सल्फेट का विलयन बनता है तो ये हल्का नीला होता है और कॉपर का नीला अवक्षेप इस पर प्राप्त होता है, ऊपर नीले रंग का परत बन जाता है। दूसरा है कील पर कॉपर की परत जम जाती है, बिल्कुल सही, हम अभी देखें कि कॉपर इस पर आकर के ऊपर अवक्षेप के रूप में जम जाता है, ऊपर परत के रूप में, ठीक है। लोहा कॉपर को विस्थापित करता है, बिल्कुल सही, कॉपर यहाँ था, इसको यहाँ से हटा के खुद इसका जगह ले लिया, यानी कि विस्थापित कर दिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तीनों सही है। चलिए
निम्न में से कौन सी अभिक्रिया द्विविस्थापन है? देखिए कौन अभिक्रिया है जिसमें दोनों एक दूसरे को हटा करके एक दूसरे का जगह ले रहे हैं? पहला, जिंक जो है देखिए कॉपर सल्फेट जो है, यहां से कॉपर को ये हटा दिया और खुद इसका जगह लेके जिंक सल्फेट बना लिया और कॉपर को अकेला कर दिया, तो ये हमारा है एकल विस्थापन, क्योंकि एक ही विस्थापित हुआ है, सिर्फ कॉपर विस्थापित हुआ है और विस्थापित होकर बेचारा अकेले हो गया है, तो ये है एकल विस्थापन। यहां भी सेम हुआ है, पीबी जो है, लेड जो है, वो कॉपर को विस्थापित कर दिया और विस्थापित करके इसका जगह ले लिया, यानी कि ये भी एकल विस्थापन है। लेकिन 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 यहां देखिए क्या हुआ है, ये जो है सोडियम सल्फेट और ये है बेरिलियम क्लोराइड, तो यहाँ क्या करता है कि सोडियम जो है वो इसको इसके जगह से हटा करके यहाँ खुद आ जाता है और ये इसके जगह पर चला जाता है, ठीक है, यानी कि ये सोडियम जो है वो क्लोरीन से अभिक्रिया कर लेता है, ठीक है, और बना लेता है सोडियम क्लोराइड, और ये बेरिलियम जो है वो सल्फेट से अभिक्रिया करके बेरिलियम सल्फाइड बना लेता है। तो यहाँ द्विविस्थापन हुआ है, दोनों एक दूसरे के स्थान में अदला बदली कर लिए हैं, तो ये हमारा है द्विविस्थापन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, और यहाँ वियोजन हो रहा है, ये तो साफ दिख रहा है, तो ऑप्शन डी में हमारा वियोजन अभिक्रिया हो रहा है, तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलो, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया है? किसमें अवक्षेप मिल रहा है बताइए, जल्दी 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 जल्दी। इसमें से ये अवक्षेप का अभी कौन सा उदाहरण है? देखिए इसको हम लोग देखे थे, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, तो ये बनाता है ये और जल, तो इसमें अवक्षेप नहीं होता है, ये दोनों विलयन प्राप्त होता है। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो क्लोरीन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन करके नमक और जल, ये दोनों का एक विलयन प्राप्त करता है। नमक आपको पता होगा कि जल में घुल जाता है, वो नीचे अवक्षेप बन के जमा नहीं होता है, तो इसलिए ये अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं है। अवक्षेप क्या होता है बच्चों? जो विलयन में नीचे तल पर जाकर के बैठ जाए, जैसे हम पानी में अगर रेत का कण मिलाएंगे तो रेत का कण नीचे जाके बैठ जाएगा, वो अवक्षेप हुआ। लेकिन नमक और जल को मिलाएंगे तो दोनों घुल जाएगा और हमें अवक्षेप प्राप्त नहीं होगा, तो ये अवक्षेपण अभिक्रिया बिल्कुल भी नहीं है। देखिए सोडियम सल्फेट को अगर बेरिलियम क्लोराइड से हम अभिक्रिया कराते हैं तो यहाँ NaCl तो मिलता है, लेकिन ये बेरिलियम सल्फेट का हमें अवक्षेप प्राप्त होता है और ये सफेद रंग का होता है। सफेद रंग का बेरिलियम सल्फेट का अवक्षेप प्राप्त होता है, यानी कि हमारा सही आंसर है ऑप्शन बी, ठीक है। लेकिन हम बाकी दो ऑप्शन को भी देख लेते हैं। जिंक जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करके जिंक सल्फाइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस निकल जाता है, तो इसमें यही एक है ही जिंक सल्फेट, तो अब से अवक्षेप कहाँ रहा? और आपने ये तो अपने घर में देखा ही है, सूखा चूना को जब जल में मिलाया जाता है तो भींगा चूना बनता है, एक्वा फॉर्म में प्राप्त होता है हमें ये, तो इसमें अवक्षेप रहता नहीं है। बताइए उसके नीचे कुछ जमा रहता है? नहीं जमा रहता है, वो पूरा एक गहरा लिक्विड होता है ना, तो ये है जो अवक्षेपण अभिक्रिया है हमारा ऑप्शन बी। चलिए, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ये दादा बड़ी बार पूछ लिया। श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्मा छोड़ता है इसलिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, इसको हम नहीं बताएंगे। सफेदी करने में प्रयुक्त होता है, बताइए। सफेदी करने में एक ही क्वेश्चन को घुमा घुमा के पूछ रहा है, घुमा घुमा के पूछ रहा है। दीवार को सफेद करने में हम किसका प्रयोग करते हैं? भीगे चूने का। अब आप बताइए कि इसमें भीगा चूना का सूत्र कौन सा है? बस वही तो बताना है। बुझे हुए चूने से हम सफेदी करते हैं दीवार का।
जल्दी जल्दी बताओ, इसमें बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र कौन सा है? जल्दी जल्दी। बिल्कुल, बुझे हुए चूने का सूत्र है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। चलिए, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया प्रकाश के प्रभाव से होती है? ऊपर हमने देखा था ये प्रश्न, अगर आप मन से पढ़ रहे होंगे, अगर आप ध्यान दे रहे होंगे तो आप इसका आंसर बता देंगे। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम देते हैं, जल्दी बताओ। कौन है जो प्रकाश के उपस्थिति में हुआ था? ऊपर हमने देखा था। जल्दी जल्दी जल्दी, खत्म हुआ समय, टाइम आउट। हमने देखा था जब सिल्वर ब्रोमाइड को तोड़ने के लिए हम प्रकाश की उपस्थिति में इसको तोड़े थे और हमें प्राप्त हुआ था सिल्वर और ब्रोमीन। तो ये हमारा प्रकाश के उपस्थिति में हुआ था। बताइए, कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ने के लिए प्रकाश की जरूरत होती है? बिल्कुल नहीं। तो ये सब प्रकाश की उपस्थिति में नहीं होता है, ये एक अभिक्रिया है जो प्रकाश की उपस्थिति में होता है। चलिए, जल का विद्युत अपघटन होता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? जल को जब हम तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलता है? बताइए, सब जल को ही तोड़ा जा रहा है। जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? देखिए, जल को तोड़ेंगे, ठीक है, तो ये तो पक्का है कि हमको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा, ये तो हमें पता है। लेकिन हाइड्रोजन का कितना अणु मिलेगा और ऑक्सीजन का कितना अणु मिलेगा, ये जानना है। चलिए, तो जल को तोड़ेंगे तो दोनों तरफ हमें इक्वल चाहिए। तो देखो, यहाँ हमें हमारे पास हाइड्रोजन 2 है, 4 है, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 2 है, तो ये तो मिलेगा, ये तो हमें सही लग रहा है। चलो, फिलहाल के लिए इसको टिक कर देते हैं। अब देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ ऑक्सीजन 1 है और यहाँ 2 है, ये तो कभी नहीं हो सकता है। अब देखिए, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, यहाँ 2 ही है, ऐसे कट गया। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 4 है, ये ऐसे कट गया। यानी कि हम जल का विद्युत अपघटन करेंगे तो हमें जल के 2 अणु लेने होंगे और हमें हाइड्रोजन का 4 अणु और ऑक्सीजन का 2 अणु प्राप्त होगा। तो ये हम बताएंगे कि हमारा ये सही आंसर है। चलो, चलिए, हमारा अगला प्रश्न बहुत ही बढ़िया नहीं है क्योंकि ये हमने ऊपर कर रखा है। निम्न में से कौन सा पदार्थ वायु में कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है? तो ये प्रश्न हम ऊपर भी कर चुके हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है। चलिए, अब देखते हैं हम अपना अगला प्रश्न। निम्न में से कौन सा संक्षारण का उदाहरण नहीं है? ध्यान देने वाली चीज है कि संक्षारण का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है। पता चला आपने पढ़ा संक्षारण का उदाहरण है और सामने दिख रहा है लोहे पर जंग लगना, सामने दिख रहा है लोहे पर जंग लगना और आप पहला आंसर सही मार दोगे जबकि ये गलत हो जाएगा। तो आपको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। यहाँ दिया है कि कौन सा संक्षारण का उदाहरण नहीं है, तो ये तो संक्षारण का उदाहरण है। लोहे का काला पड़ना, ये भी संक्षारण का उदाहरण है, हमने ऊपर वाले क्वेश्चंस में देखे थे। तांबे पर हरी परत चढ़ना, ये भी संक्षारण का उदाहरण है। लकड़ी का सड़ना, ये संक्षारण का उदाहरण नहीं है, यानी कि हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। विकृत गंधिता का कारण है। विकृत गंधिता का क्या कारण है बताइए? प्रोटीन का अपचयन, कार्बोहाइड्रेट का किण्वन, लवणों का विघटन, वसा का उपचयन। तो विकृत गंधिता का कारण है बच्चों वसा का उपचयन।
वसा और तेल का उपचयन होता है, ऑक्सीजन से रिएक्शन कर लेता है, इसी कारण गंदा स्मेल भोजन में से आने लगता है। निम्न में से कौन संयोजन अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया कौन सा है? तो जुड़ किस में रहा है? बिल्कुल सही, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जुड़ रहा है और बन रहा है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये सही होगा। ये तो हमारा विस्थापन अभिक्रिया है, ये हमारा संयोजन अभिक्रिया है, बिल्कुल, और ये हमारा विस्थापन अभिक्रिया है। अब क्या करें भाई साहब, यहाँ तो हमको दो दो दिख रहा है। तो हो गई ना वही वाली बात, हमने बोला था ना क्वेश्चन ढंग से पढ़ो। क्वेश्चन क्या है? कौन सी संयोजन अभिक्रिया नहीं है? यहां भी संयोजन हो रहा है, तो यहां जो है वो संयोजन नहीं हो रहा है। ठीक है, ये दोनों मिल गया ना जी, दोनों संयोग करके ना बनाया। जब चूना को जल में मिलाते हो तो दोनों संयोग ना हो जाता है, तब ना बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग किया जाता है बताइए? सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। हमारे यहाँ जो फोटोग्राफी होता है उसमें सिल्वर क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। आपके लिए एक प्रश्न है कि जब हम लोग वोट देने जाते हैं तो यहाँ एक इंक लगा दिया जाता है हमें निशान के लिए कि हमने अपना वोट दे दिया है, तो उस इंक में ऐसा क्या मिला होता है, उसमें कौन सा केमिकल मिला होता है? क्योंकि उसका जो कलर होता है ना बहुत टाइम तक नहीं जाता है, आप कितना भी पानी से धो लो, हाँ उसका तोड़ होता है, किसी चीज़ से वो जाता होगा, लेकिन वो जल से नहीं जाता है। तो आप बताइए कि उसमें कौन सा केमिकल मिला होता है? फिलहाल फोटोग्राफी में सिल्वर क्लोराइड होता है, ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सी अभिक्रिया वायु में होती है? कौन वायु में हो रहा है? सामने तो दिख रहा है, बताओ। वायु, यहाँ ऑक्सीजन ये ले रहा है, यानी कि ये अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में होती है। ठीक है, निम्न में कौन सा यौगिक बुझा हुआ चूना है? कौन बुझा हुआ चूना है बताओ जल्दी जल्दी, ये बहुत बार बताए हैं, अभी हम बताने वाले नहीं है, तुम लोग बताओ कौन बुझा हुआ चूना है, जल्दी बताओ। जल्दी जल्दी बताओ, टाइम हो गया है ख़त्म, अब क्लास ख़त्म होने वाला है, जल्दी जल्दी करो। देखो, निम्न में से कौन सा यौगिक बुझा चूना है? तो हम आपको बता चुके हैं पीछे भी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है इसे बुझा चूना बोलते हैं, ये सूखा चूना है, कैल्शियम कार्बोनेट है ये, और ये कैल्शियम क्लोराइड है। ठीक है, चलो अगला है, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन है? ये देखिए, ये संयोग करके संयोजन बना रहा है, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ जो ये सोडियम है वो बेरिलियम को विस्थापित करके एक दूसरे के स्थान में अदला बदली करके बेरिलियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड बना लिया, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ जो है वियोजन हो रहा है, वियोजन अभिक्रिया है, और ये भी एक वियोजन अभिक्रिया है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन
बी। चलिए, निम्न में कौन सी अभिक्रिया दैनिक जीवन में होती है, यानी कि हम अपने रोज के जीवन में किस अभिक्रिया को होते देखते हैं। पहला, दूध का फटना। बिल्कुल, हम रोज देखते हैं, गर्मियों में तो खास करके रोज दूध फट जा रहा है। तो प्रश्न ये है कि दूध फट क्यों जाता है, दूध क्यों फट जाता है, और जब हम उसी दूध को फ्रिज में रखते हैं तो वो दूध क्यों नहीं फटता है, या ठंड के दिन में दूध जल्दी क्यों नहीं फटता है, क्यों गर्मी से दूध फट जाता है, बताइए। ठीक है, तो इसको आप लोग सोच के रखिएगा, बताइएगा। दूसरा है लोहे पर जंग लगना। बिल्कुल, हमारे दैनिक जीवन में ये हमें देखने को मिलता है। भोजन का पचना, ये तो रोज हमारे जीवन का, ये भोजन नहीं करेंगे तो हम चलेंगे नहीं, तो ये तो हमारे दैनिक जीवन का है, यानी कि इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है 34 नंबर क्वेश्चन का। चलिए, अगला और आखिरी प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी अभिक्रिया उष्मा के प्रभाव से होती है, बताइए। उष्मा के प्रभाव से कौन सी अभिक्रिया होती है, ये हमने ऊपर भी बताया है और ये हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और फिर से मिलेंगे हम लोग अपना दूसरा चैप्टर, अम्ल, क्षार और लवण है शायद, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। बच्चों, अगर आप लोग केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन को नहीं समझेंगे तो आप 10th क्लास के किसी भी चैप्टर को नहीं समझ सकते हो, क्योंकि हम लोग एसिड, अम्ल, क्षार और लवण पढ़ते हैं तो उसमें भी हमें बहुत सारे रिएक्शंस मिलेंगे, बहुत सारी अभिक्रियाएं मिलेंगी। कभी हम अम्ल का क्षार से अभिक्रिया करेंगे, लवण बनाएंगे, तो इस प्रकार से हम अभिक्रिया करते हैं, ठीक है। तो वहाँ भी इसका उपयोग होगा। धातु अधातु में भी इसका उपयोग होगा, हम धातु अधातु का अभिक्रिया करके यौगिक का निर्माण करते हैं, है ना। तो हर जगह आपको इसे पढ़ना जरूरी है, क्योंकि आपके 10th क्लास के सारे चैप्टर में इसका उपयोग है। तो अगर अब तक आपने रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण नहीं पढ़ा है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसका क्लास करा देंगे, हम आपको पढ़ा देंगे। वैसे हमने, हमारा ऐप है GVF स्कूल, प्ले स्टोर पर आपको सर्च करने पर मिल जाएगा, आप प्ले स्टोर पर सर्च कीजिएगा GVF स्कूल, वहां आपको 10th क्लास में साइंस के, केमिस्ट्री के 4 चैप्टर, चारों के 4 चैप्टर आपको वहां पढ़ाए गए हैं। आपको वहां चारों चैप्टर के क्लास मिल जाएंगे और आपको वहां बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सारे क्लासेस मिलेंगे, ठीक है। तो हमने उसमें ये पढ़ाया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। लेकिन अगर आप हमसे ऐप से नहीं जुड़े हो तो आप जुड़ जाइए, और अगर आप फिर भी पढ़ना चाहते हो, यूट्यूब के माध्यम से भी पढ़ना चाहते हो, तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, हम आपको यहाँ भी पढ़ा देंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में, ठीक है। अच्छे से पढ़ाई कीजिए।